अब देख लेना इसे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, या थोड़ा सा जो बचा हुआ उसी को देख लें। हमने पढ़ा था सेकेंडरी सेल्स, करेक्शन है उसमें 58th क्वेश्चन में, उसमें आंसर नहीं आ रहा वो उसका डाटा रॉन्ग है उसका, जो ई नॉट, बस मैं सही बता रहा हूँ, करेक्शन हो जाएगा, सुन ले, जो बोनस ही होगा। सुन ले, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसमें जो बस सही कर लेना, उसमें बस एक जरा सा डाटा रॉन्ग है, वो ई नॉट जो एसओपी दे रखा एयू का, वो -1.5 होगा, तो उसका एसआरपी प्लस हो जाएगा। तो अब सुन ला, वो बोनस हो जाएगा, लेकिन अब पढ़ लेना इसे। तो जो हमने स्टार्ट किया था, अच्छा वो मार्क्स बढ़ गए, लेकिन अब सुन ले ध्यान से। तो सेकेंडरी सेल्स जो हमने बोला था, जैसे हमने बोलता सेकेंडरी सेल्स के एग्जांपल्स, या हमने बोलता निकल कैडमियम सेल या लेड स्टोरेज बैटरी, और हमने बोलता लेड स्टोरेज बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वो कौन होता है, उसका H2SO4 सोल्यूशन होता है। और ये जो एक दूसरे को देख रहे हो मत देखो, पढ़ लो ध्यान से। तो देख लो ध्यान से यहाँ पर। तो उसमें हमने एक चीज बोली थी, ध्यान सुनना, कि जब इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसका H2SO4 होता है, लेकिन जब भी क्वेश्चन होगा लेड स्टोरेज बैटरी या सेकेंडरी सेल का, सबसे पहले चेक करना कि वो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्वेश्चन पूछ रहा है या ड्यूरिंग चार्जिंग। क्योंकि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग पढ़ो, उसमें हमने क्या बोला था, इट बिहेव्स एज गैल्वेनिक सेल, या ईएमएफ या वोल्टेज ऑफ द सेल डिक्रीज होता है, क्योंकि H2SO4 सोल्यूशन कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। अब इसी का वो एक क्वेश्चन भी पूछता है कई बार हमसे, ओवरऑल सेल रिएक्शन बताएं ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। तो ये भी लिख लेना, ओवरऑल सेल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग वो होती है पीबी सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस 2H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन, और गिव्स 2PbSO4 सॉलिड। लिख लें बोर्ड पर से इक्वेशन। अब ये जो रिएक्शन है ये हमें ध्यान रखनी है, और इसमें मैं बोल रहा हूं ध्यान से पढ़ना ये। तो लेड और लेड डाइऑक्साइड, यहां पर बता H2SO4 रिएक्टेंट है ना, और बता रिएक्टेंट जो होता है उसकी कंसंट्रेशन तो विद टाइम कम होती है। तो जो तुमने लिखा बता ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग H2SO4 सोल्यूशन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, बता वो समझ में आया क्यों बोला हमने। यहाँ ये ध्यान रखोगे कि जो लेड होता है वो एनोड होता है, लेड डाइऑक्साइड कैथोड होता है, लेकिन वो भी हमने ज्यादा यूज नहीं करना, क्वेश्चन जो इसका है वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा था, मैं तुमसे बोलूं इस ओवरऑल सेल रिएक्शन में, ओवरऑल सेल रिएक्शन में कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन किए, लॉस्ट और गेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस्ड इक्वेशन। और बता बैलेंस्ड इक्वेशन देखोगे तो लेड बता 0 ऑक्सीडेशन नंबर में है, इधर +2 ऑक्सीडेशन, +2 या +4, +4 ऑक्सीडेशन नंबर में है। तो बताइए 0 से लेड सल्फेट जब बना रहा है तो बता +2 ऑक्सीडेशन नंबर में गया, मतलब ऑक्सीडाइज हुआ ना। लेकिन बता ये +4 से +2 में भी जाएगा तो बता रिड्यूस हुआ। तो मैं तुमसे पूछूं इस ओवरऑल सेल रिएक्शन में कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन हुए इन द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बता जितने ये लूज करेगा उतने ही तो लेड डाइऑक्साइड गेन करेगा ना। तो बता इसने कितने लूज किए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स, और बता ये गेन भी कितने कर रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ओवरऑल सेल रिएक्शन में एन वैल्यू कितनी हो गई, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स। मतलब बता कितने फेराडे चार्ज चाहिए, 2 फेराडे। ऐसे क्वेश्चंस किए थे मैं लास्ट क्लास में, बता मोल इलेक्ट्रॉन्स फेराडे होता है, तो लिख भी ले, ध्यान रहेगा। तो वो तुमसे बोलेगा कि इस तरह से ओवरऑल रिएक्शन इसकी, और उसमें मोल इलेक्ट्रॉन्स यूज करवाता है। अब ये तो हमने बताया ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। अच्छा बता, जब हम बैटरी को चार्ज करेंगे तो बता ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग जो चीज कम हुई वो बढ़ेगी ना वापस, तभी तो चार्जिंग बोलते हैं। मतलब बता बैटरी की जो एनर्जी कम हुई ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, वो ड्यूरिंग चार्जिंग बढ़ेगी। अब बता बढ़ने के लिए बता चार्जिंग किसी भी बैटरी की या मोबाइल बैटरी या कोई भी बैटरी जो चार्जेबल होती है वो रखे रखे तो चार्ज नहीं होती, मतलब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना बाहर से,
और बता जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो बता ड्यूरिंग चार्जिंग ये गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और बता इसका वोल्टेज कम होगा बढ़ेगा, क्योंकि हम दे रहे हैं ना बाहर से एनर्जी, तो बता जो H2SO4 कम हुआ था वो बढ़ेगा। तो लिख लें ड्यूरिंग चार्जिंग it behaves as during charging it behaves as electrolytic cell, it behaves as electrolytic cell। सेकंड लिख लें पॉइंट इसी में, H2SO4 is regenerated, H2SO4 is regenerated, H2SO4 is regenerated। तो बता इसमें अगर मैं तुमसे पूछूं, अब जो हमने अभी बोला कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग जो चीज कम होती है वो रिवर्स डायरेक्शन में होगी, रिएक्शन तभी बढ़ेगी ना। तो बता ड्यूरिंग चार्जिंग मैं तुमसे पूछूं ओवरऑल सेल रिएक्शन तो क्या होगी, बता दो। सामने लिखा, चीटिंग कर लो, मतलब इसी रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दो, लेकिन रिवर्स करके लिखने का मतलब ये नहीं कि एरो उल्टा कर दो। रिएक्टेंट कौन होंगे, लेड सल्फेट और वाटर, प्रोडक्ट्स कौन हो जाएंगे, लेड, लेड डाइऑक्साइड और H2SO4 सोल्यूशन। तो ये चीज क्लियर सबको, तभी तो बता जो चीज कम हुई वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी रिएक्शन तो बढ़ेगी ना। तो बता तभी तो हम बोलते हैं कि उसमें बैटरी की एनर्जी बढ़ती, मतलब जो चीज कम हुई वो बढ़ेगी। तो मुझे लिखा H2SO4 इज रीजनरेटेड। तो बताइए क्लियर सबको ये। अब ये तो हमने बोला ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग या चार्जिंग, जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशंस में या हमें कहीं भी मिलेंगे वो हमारे सारे हो जाएंगे। अब इसी में लिख लें लास्ट, कमर्शियल सेल, फ्यूल सेल, फ्यूल सेल्स। लिख लें फ्यूल सेल्स। अच्छा, द फ्यूल्स को हम कहीं भी यूज करते हैं, व्हीकल्स में या कहीं भी यूज करते हैं, तो बता उनका कंबशन ही करवाते हैं ना। और बता कंबशन होता है फ्यूल्स का या फूड का, तो बता उससे एनर्जी रिलीज ही होती है। और जो एनर्जी यहां भी कंबशन जब होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा लेकिन बता किसी का भी कंबशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही होता है ना, मतलब बता यहां पर हमेशा एक फ्यूल फिक्स होगा ऑक्सीजन, दूसरा वो फ्यूल होगा जिसका कंबशन करवाना है। तो लिख लें इन दीज सेल्स, इन दीज सेल्स the energy released in these cells, the energy released in the combustion of fuels, in the combustion of fuels is directly converted into, is directly converted into electrical energy, is directly converted into electrical energy, is directly converted into electrical energy। अब ये जो हमने लिखा directly converted into electrical energy, मतलब बता यहां इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे या ये जनरेट करेगा, मतलब बता ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। दूसरी चीज एक और, यहां हमने बोला कि एनर्जी रिलीज्ड इन द, अब इसका क्वेश्चन जो एम्स में आया था ओनली डेफिनेशन बेस्ड, उसने क्वेश्चन बोला था द सेल्स इन विच एनर्जी रिलीज्ड इन द कंबशन ऑफ फ्यूल्स इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड, ओनली नेम बस, फ्यूल सेल। सिंपल सा क्वेश्चन और एम्स का हमने बोला बहुत ज्यादा टफ इसमें आते, ना ज्यादा सोचना है हमने। दूसरा क्वेश्चन जो बोलो, इनके एग्जांपल्स लिख लें। जो सबसे ज्यादा हमने आज तक काम में लिया वो लिया है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल या मीथेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, या और भी होते हैं मीथेनॉल ऑक्सीजन फ्यूल सेल, लेकिन मतलब इन सब में एक फ्यूल फिक्स है ना ऑक्सीजन, दूसरा जिसका कंबशन करवाना है।
उसकी रिएक्ट वो फ्यूल होगा। तो नेम भी उसी के बेसिस पर रखते हैं। हाइड्रोजन का कंबशन करवाना इसलिए क्या बोला, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। मीथेन का करवाना इसलिए मीथेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अब इसकी भी ओवरऑल सेल रिएक्शन, इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, जहां हमने क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में किए उसी पर बेस्ड। मैं तुमसे बोलूं इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखें, तो एक जनरल चीज बोलो, जब भी तुम्हें किसी सेल के लिए बोले कि इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखी हो, लिखें, तो सिंपल सी चीज, सबसे पहले उसकी लिख लेना कंबशन की इक्वेशन। जैसे मैं बोलूं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की इक्वेशन लिखे ओवरऑल, तो बता कंबशन ऑफ हाइड्रोजन की इक्वेशन हम लिख लेंगे। अच्छा, हाइड्रोजन जो है कंबशन जब इसका होगा तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, मतलब बता दो रिएक्टेंट फिक्स हो गए ना, एक तो हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन। और बता सबको पता है हाइड्रोजन का कंबशन होता है तो बता वाटर प्रोड्यूस होता है ना, तो बता अनबैलेंस्ड इक्वेशन तो ये हो गई, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, बट इक्वेशन जब भी लिखते हैं तो मस्ट बी बैलेंस्ड। तो बता प्रोडक्ट साइड एक ऑक्सीजन तो मैं हाफ O2 कर दूं या होल नंबर कोफिशिएंट लिख दूं, तो बता 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O भी लिख सकते हैं। तो यही क्या हो गई, ओवरऑल सेल रिएक्शन। मीथेन ऑक्सीजन की बोले तो मीथेन की कंबशन इक्वेशन लिख देंगे। तो जिसका भी बोले, सिंपल सी चीज। अब मैं तुमसे इसका क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बता इस ओवरऑल सेल रिएक्शन में, जैसे हमने अभी इसके लिए n बताया, वैसे बता यहां ओवरऑल सेल रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स लॉस्ट और गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स के इन द बैलेंस्ड इक्वेशन, इन द बैलेंस्ड इक्वेशन, आप बोलो वेरी गुड। बता यहां कितना है, 0, एक ऑक्सीजन एटम का, और पर एटम लिखते हो, मतलब प्रोडक्ट साइड H2O में ऑक्सीजन का -2, तो बता एक ऑक्सीजन एटम ने कितने लूज गेन किए, सॉरी गेन कितने किए, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन में तो 2 एटम्स ऑक्सीजन के है ना, तो कितने गेन किए, टोटल 4। और बता जो ये O2 गेन करेगा वो सब हाइड्रोजन ने लूज किए होंगे, तो बता यहां पर एटम हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, लेकिन इधर कितना है +1, तो बता 0 से +1 में गया तो ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन बता 0 से +1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ, लॉस हुआ, लेकिन एक एटम ने, लेकिन मतलब हम तो पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन में देखते। अच्छा, बैलेंस्ड इक्वेशन में हाइड्रोजन कितने एटम्स हैं, 2 या 4, ओके 2 मोल में 4 एटम्स हुए ना, तो बता एक हाइड्रोजन एटम ने 0 से +1 एक इलेक्ट्रॉन, तो चारों ने मिलकर कितने लूज किए, 4, तो बता ये चारों ने 4 लूज किए, तभी तो इसने 4 गेन किए। तो बता n की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर, 4, लिख भी लेंगे, तो बता n इक्वल्स टू 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं क्वेश्चन इसका इसी पर बेस्ड, ध्यान से ना सामने जो लिखा, मैं थोड़ा सा वर्ड बदलूंगा एक, बस मैं तुमसे पूछूं नंबर ऑफ फेराडेज रिक्वायर्ड फॉर द decomposition of 1 mole H2O, 2 फेराडे। क्यों, मैंने क्या बोला, डीकंपोजिशन, फॉर्मेशन नहीं बोली, तो डीकंपोजिशन तो इसका उल्टा है ना, तो बात तो एक ही है, बता 2 मोल के लिए 4 फेराडे होगी, 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज 4 फेराडे, तो बता 1 मोल के लिए कितना हो गया, 2। तो सिंपल सा क्वेश्चन। अब बता इसी ये मैं यूज इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन भी पूछता, एक और न्यूमेरिकल जो थर्मोडायनेमिक्स में मिलेगा सेकंड एक्सरसाइज में, लेकिन बेस्ड वो फ्यूल सेल की थ्योरी पर है। अच्छा, इसकी जो डेफिनेशन में लिखा वो पढ़ो, कि हमने क्या लिखा है, द एनर्जी रिलीज्ड इन द कंबशन ऑफ फ्यूल्स इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन बताओ क्या 100% इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल सकती है क्या, कंबशन पर रिलीज एनर्जी की प्रैक्टिकल एफिशिएंसी किसी की भी 100% नहीं होती। और यहां क्यों नहीं मिलती, क्योंकि जब फ्यूल का कंबशन करते हैं तो कुछ एनर्जी सराउंडिंग्स में जाती है, तो वो 100% तो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती। तो कितना कन्वर्जन हुई परसेंटेज में बताएं। तो सिंपल सी चीज, मतलब तुमने थर्मोडायनेमिक्स का ध्यान हो, टोटल एनर्जी रिलीज्ड को या एब्जॉर्ब्ड को बता हमेशा डेल्टा एच हीट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करती है ना, तो टोटल एनर्जी रिलीज्ड इन द कंबशन ऑफ फ्यूल इज डेल्टा एच, लेकिन इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हुई मतलब वही इलेक्ट्रिकल वर्क करेगी। और बता इलेक्ट्रिकल वर्क यूजफुल वर्क होता है, और यूजफुल वर्क को कौन सी एनर्जी मेजर करती है, डेल्टा जी। तो बता डेल्टा एच में से जितना एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में बदली वो कौन बताएगी, डेल्टा जी। तो बता 1 के रेस्पेक्ट में कितना कन्वर्जन होगा,
डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच में से डेल्टा जी कन्वर्जन, तो 1 में से डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच, लेकिन परसेंटेज तो 100 में देखते हो, तो बताओ इनटू 100, और यही क्या होगा, लिख भी ले हैं, परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल। तो बता, अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन ही बोलूं इसका फ्यूल सेल की एफिशिएंसी पर बेस्ड, तो बता मैं तुम्हें अगर बोल दूं ईएमएफ ऑफ सेल इज गिवन, और बोलूं डेल्टा एच भी गिवन है विद साइन, तो बता परसेंटेज एफिशिएंसी ला सकते हो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में भी तो बता डेल्टा एच लाते हैं ना, तो वहां पर भी क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन बोल रहा हूं बस, उसमें था मीथेनॉल ऑक्सीजन फ्यूल सेल, और उसने बैलेंस्ड इक्वेशन खुद ने लिख कर दी थी, ओवरऑल सेल रिएक्शन डेल्टा एच दिया था, डेल्टा जी लाना था बस हमें, और उसके लिए वहां उसने दिया था डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो तुम वहां ध्यान हो, बता प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके भी लाते थे, तो बस वो डेल्टा जी लाना था, और यहाँ पुट करके परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल लाना था। तो बताइए क्लियर सबको है, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट। और इसमें बस ध्यान रखना, जो काम की चीज वही बताई, कोरोजन काम का नहीं है ना, वो आता है उसका क्वेश्चन, तो बता अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी कर लोगे तो कंट्रोल कर लो, देख लें से और मैंने पूछा नहीं, बता रहा हूं, देख लो ध्यान से। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। अब इसमें सुनना ध्यान से, थर्मोडायनेमिक्स ये बहुत इजी सा चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ना। थर्मोडायनेमिक्स अच्छा होता है, सिंपल सा मीनिंग, इसमें हम थर्मो मतलब क्या है, हीट और एनर्जी, डायनेमिक्स मींस विद फ्लो और मोशन, मतलब हम हीट या एनर्जी चेंजेस पढ़ेंगे इसमें। और ये जो चैप्टर है बता, ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में कॉमन होता है, इसलिए हम इसको बोलते भी हैं ब्रांच ऑफ साइंस। और इसमें हम स्टडी करते हैं, सुन ले बस मैं जो बोल रहा हूं, इसमें हम डिफरेंट एनर्जी चेंजेस को स्टडी करते हैं। अच्छा था, मैंने क्या बोला, एनर्जी बोला या एनर्जी चेंजेस, एनर्जी चेंजेस को स्टडी करते हैं जो होती है इन डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम दोनों पढ़ते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है। बट जब हम इसी को ओनली केमिस्ट्री के लिए पढ़ते हैं, तो इसको बोल देते हैं थर्मोकेमिस्ट्री या थर्म एनर्जेटिक्स या केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोकेमिस्ट्री में फिर हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट से, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बॉन्ड एनर्जी, हीट ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन, सब अलग अलग टाइप की पढ़ते थे हम, तो वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज इसमें हम लिख लें, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with, the branch of science which deals with, which deals with energy changes, which deals with energy changes take place in, take place in different, different physical and, different physical and chemical processes, different physical and chemical processes, different physical and केमिकल प्रोसेसेस। अब लेकिन ये सुनना ध्यान से, पहले मैं इसके बोल रहा हूं इस चैप्टर के पढ़ने में, जो मैं बोल रहा हूं इसमें हम पढ़ते हैं, मतलब हमने क्या बोला, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी चेंजेस, और एनर्जी चेंज सबसे ज्यादा हम ऑब्जर्व करते हैं हीट की फॉर्म में। बट इसका मतलब कुछ स्टूडेंट क्या सोच लेते हैं कि हमेशा हीट होती है एनर्जी चेंज, वो नहीं है। अच्छा बता, अगर मैं इस डस्टर पर वर्क करूं, तो बता मेरी एनर्जी इसको ट्रांसफर होगी, मतलब बता वर्क की फॉर्म में भी तो एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो एनर्जी चेंज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हीट की फॉर्म में, वर्क की फॉर्म में, मतलब सनलाइट से रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी मिलती है हमें,
तो रेडिएशंस की फॉर्म में या सैटेलाइट्स में हम सिग्नल्स रिसीव सेंड करते हैं, वो सिग्नल्स भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। या इस चैप्टर में पर्टिकुलर हम पढ़ते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा ई या डेल्टा यू, ध्यान है, एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच, एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस, एंड गिब्स एनर्जी चेंज डेल्टा जी। ये सब क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। इनको स्टडी करेंगे हम, और इनका आपस में रिलेशन, और ये रिलेशन इनका हम बताते हैं विद द हेल्प ऑफ 4 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं 4, फिजिक्स में 2 ही पढ़ते हैं, 0th एंड फर्स्ट, बट केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली हम सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आजकल बाकी 2 पर आ रहे हैं, 2nd एंड 3rd लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो वो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से हम उनमें रिलेशन पढ़ते हैं, और स्पॉन्टेनिटी तो प्रिडिक्ट करते ही हम, वो तो पढ़ा अंडर गिवन कंडीशंस, स्पॉन्टेनियस होगा, पॉसिबल होगा, फिजिबल होगा, वो हम पढ़ते हैं। लेकिन अब कहां नहीं यूज करना है थर्मोडायनेमिक्स को, ये हमें पहले ध्यान होना चाहिए पढ़ने के में। इसमें अब हमने ये तो बोल दिया कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली होगा, पॉसिबल होगा, फिजिबल होगा, लेकिन वो किस रेट से होगा वो हम यहां नहीं पढ़ते, वो सब किस में पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में। दूसरा, हम जब भी किसी सब्सटेंस को स्टडी करते हैं तो उसके इंडिविजुअल एटम मॉलिक्यूल या आयन की प्रॉपर्टीज स्टडी नहीं करते, मतलब अकेले एटम मॉलिक्यूल या आयन की प्रॉपर्टी को स्टडी नहीं करते, मतलब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज स्टडी नहीं करते हैं, वो सब करते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में। यहां हम हमेशा स्टडी करते हैं इनको बल्क में, इनको बल्क में स्टडी करते हैं, मतलब लार्ज नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयंस को, मतलब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। तो ये हमने लिमिटेशन बोली। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज सबसे, इस चैप्टर को पढ़ने का वे, ये बहुत इजी चैप्टर में बोल रहा हूं, इजी भी नहीं बोल रहा हूं इसको, ये बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन ये कुछ को टफ क्यों लगता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पढ़ते ध्यान से, क्योंकि इसमें साइन कन्वेंशन यूज होता है। तो तुमने लैंग्वेज नहीं पढ़ी, ओनली डाटा पढ़ लिया, तो वो साइन तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्या है, क्योंकि वो लिखकर खुद नहीं देता आधे क्वेश्चन में। दूसरा एक और चीज, इसमें प्रैक्टिकली सोचोगे तो बहुत इजी, थ्योरेटिकली सोचोगे तो इसकी कोई थ्योरी है ही नहीं, क्योंकि जो हम थ्योरी पढ़ते हैं वो हर बुक में लिखी होती है, ऑलमोस्ट सब में ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। क्यों? क्योंकि ये जो बेस्ड है चैप्टर सारा, यहां पर हमने जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनाए वो सब बनाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। एनसीईआरटी में और कुछ अच्छी बुक्स में तो लिखा भी होता है ऑल लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, क्योंकि हमने पहले प्रैक्टिकली फील किया, ऑब्जर्व किया कि ऐसा हो रहा है, बाद में उनको समझाने के लिए थ्योरी बनाई। जबकि बाकी चैप्टर्स में उल्टा करते हो, पहले थ्योरी पढ़ते हैं, बाद में समझाते हैं, प्रैक्टिकली उसको प्रूव करते हैं, जबकि हमें यहां प्रूव नहीं करना है, वो प्रूव्ड है ऑलरेडी। उनको वो हो कैसे रहा है वो समझाने के लिए हमने लॉज बनाए। तो ये बस ध्यान रखना, और बिल्कुल इजी सा एग्जांपल्स है हमारे पास ऑनली, जहां ये होता है सब चीजें हम बताएंगे। लेकिन अब थर्मोडायनेमिकली स्टडी जब करते हैं तो उसमें कुछ टर्म्स यूज करते हैं, तो लिख लें टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स, टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लिख लें उसमें से सिस्टम, तो मतलब पूरा जो हम सबसे ज्यादा स्टडी करते हैं पूरे थर्मोडायनेमिक्स में, मतलब वो सिस्टम की ही स्टडी करते हैं ना सबसे ज्यादा। अच्छा बता, अगर मैं इस मार्कर की थर्मोडायनेमिक स्टडी करूं तो ये मार्कर क्या है, सिस्टम, मतलब यूनिवर्स का वो स्पेसिफिक पार्ट जिसको हम थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए चूज करते हैं। अब ये जो सिस्टम है वो कितना ही छोटा कितना ही बड़ा भी हो सकता है, कितना ही छोटा कितना भी बड़ा हो सकता है। सपोज बता गया इस रूम की मैं थर्मोडायनेमिक स्टडी करूं तो ये रूम क्या हो गया, सिस्टम। अच्छा ये मार्कर को स्टडी कर रहे हैं तो बताइए मार्कर क्या है, सिस्टम, बताइए सॉलिड है ना। और सिस्टम में प्रेजेंट सब्सटेंस कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर बता इस गिलास में रखे हुए पानी की हम प्रॉपर्टीज स्टडी करें तो बताइए गिलास क्या हो गया, सिस्टम, गिलास नहीं सॉरी, गिलास में पानी वाटर क्या हो गया, सिस्टम, और वाटर क्या है, लिक्विड। और अगर इस रूम में प्रेजेंट एयर की ओनली स्टडी करूं, ओनली एयर की, हमारी नहीं, तो बता ओनली एयर की स्टडी करूं तो बता एयर क्या है, गैस, मतलब बता सिस्टम में प्रेजेंट सब्सटेंस कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये है क्या, स्पेसिफिक पार्ट,
यूनिवर्स का, जिसको हम थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए चूज करते हैं। और बता इसको छोड़कर रेस्ट पार्ट क्या होगा? सराउंडिंग्स। मतलब बता अगर वाटर को थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए चूज करूं तो वाटर क्या हो गया? सिस्टम। हम क्या हो गए? एटमॉस्फेयर। क्या हो गया? सराउंडिंग्स। मतलब बता जो सराउंडिंग्स है वो रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग सिस्टम। तो लिख लें सिस्टम, द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, the specific part of the universe which is selected for thermodynamic study, which is selected for thermodynamic study। सेकंड लिख लें सराउंडिंग्स। और इसमें लिख लें रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स सराउंडिंग्स, रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग सिस्टम, रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग सिस्टम। और बता सिस्टम एंड सराउंडिंग्स को अगर हम कंबाइन कर दें, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स को कंबाइन कर दें तो बता पूरा यूनिवर्स बन जाएगा ना। लिख भी ले तो बता यूनिवर्स अगर मैं बोलता हूं ये हमारे काम आएगा। अभी से मैं बोल रहा हूं ये ज्यादा इसका मीनिंग यूनिवर्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स होता है, ये हम काम में लेंगे एंट्रोपी में ज्यादा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो अच्छा बता यूनिवर्स की जो एनर्जी होती है उसको मैं ये बोल दूं इट इज इक्वल टू द सम ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स एनर्जीज, या एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स भी किसके सम के इक्वल होगा? सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स की टोटल एंट्रोपी चेंज के। तो सिस्टम सराउंडिंग्स। अच्छा बता अगर मैं वापस से वही बोलूं कि वाटर अगर सिस्टम है तो हम क्या हुए? और बता हमें और वाटर को सेपरेट कौन कर रहा है? ये स्टील ग्लास कर रहा है ना। तो बता ये क्या हो गई? हमारे और इसके बीच में बाउंड्री हो गई। तो लिख ले थर्ड टर्म बाउंड्री। तो बता बाउंड्री क्या होती है? कोई भी चीज जो सिस्टम सराउंडिंग्स को सेपरेट करती है। लिख ले बाउंड्री, एनीथिंग बाउंड्री, एनीथिंग which separates system and surroundings, anything which separates system and surroundings, अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। बाउंड्री क्या क्या शो करती है प्रॉपर्टीज, तो लिख लें इसी में नेक्स्ट पॉइंट। बाउंड्री में इट कैन बी conducting or non-conducting, it can be conducting or non-conducting, it can be conducting or non-conducting। इसी में नेक्स्ट लिख लें it can be rigid or non-rigid, it can be rigid or non-rigid, it can be rigid or non-rigid। नेक्स्ट लिख लें it can be real or imaginary, it can be real or imaginary, it can be real or imaginary। अब ये जो पॉइंट्स लिखे ध्यान सुनना इनके, मैं फिर बोल रहा हूं हमारे पास इस चैप्टर में ओनली एग्जांपल्स हैं समझाने के लिए, जो हम पॉइंट्स पढ़ेंगे थ्योरी पढ़ेंगे। अच्छा तो हमने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा? बाउंड्री कैन बी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। बोर्ड पर देख लें तो बता अगर मैं बोलूं सपोज गिलास में रखा हुआ वाटर सिस्टम है, हम सराउंडिंग्स स्टील ग्लास जो बाउंड्री है। अब मुझे बता अगर इसमें ठंडा पानी है तो बता हम इसको गर्म कर सकते हैं ना, या अगर ये गर्म है तो ठंडा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसके जो स्टील बाउंड्री है बता वो कंडक्टिंग है ना। लेकिन बता इसी पानी को अगर हम थर्मस फ्लास्क में रख दें तो बता थर्मस फ्लास्क की बाउंड्रीज थर्मली इंसुलेटेड होती है, तो बता कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग? तो बाउंड्री कैन बी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। या बता बाउंड्री कैन बी रिजिड, बता ये स्टील बाउंड्री जो है वो रिजिड है ना, हार्ड है, बता ये रिजिड हो सकती है। अगर मैं मान लो गैस
को मान लो या हवा एयर को मान लो सिस्टम, और एयर को हम बलून में फिल करके थ्रेड से बांध दे, तो बता अब वो क्लोज्ड वेसल हो गई ना। लेकिन बता एयर जो है उसके अंदर फिल्ड बलून के अंदर वो सिस्टम, तो बता बलून की जो वेसल जो बाउंड्री है बता वो रिजिड या नॉन रिजिड। नॉन रिजिड मतलब फ्लेक्सिबल, तो बता बाउंड्री कैन बी रिजिड और नॉन रिजिड। स्टील बाउंड्री रिजिड है बट बलून लाइक वेसल हुई तो उसकी बाउंड्रीज क्या हुई, फ्लेक्सिबल या नॉन रिजिड। या बाउंड्री जो है वो दिख भी सकती है और नहीं भी दिख सकती। जैसे सिंपल सा एग्जांपल बता, अगर ये पानी को और हमें सेपरेट स्टील बाउंड्री कर रही है, थ्री साइड से बता हमें दिखाई दे रही है ना ये, तो बाउंड्री कैन बी रियल। बट बता जहां से गिलास खुला हुआ है वहां से भी तो वाटर और हम सेपरेटेड है ना, लेकिन मतलब वहां कोई रियल बाउंड्री है या इमेजनरी, इमेजनरी, तो बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजनरी। तो ये मीनिंग क्लियर है। तो बता मैंने सब एग्जाम्पल बता रहा हूं इनके लिए ओनली, इसलिए मैंने बोलता है प्रैक्टिकली सोचोगे तो बहुत सिंपल सा, लेकिन जो मैं बताऊं वो सोचोगे, वरना तुम खतरनाक सोच लेते हो, इसलिए पहले बोल रहा हूं सिंपल सा सोचना इसमें। तो ये चीज क्लियर सबको। तो बता बाउंड्री, अब यहां पर हमने बोला सिस्टम वो होता है जिसको थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए चूज करते हैं, लेकिन अब सिस्टम को जब स्टडी करेंगे तो पहले हमें पता हो कितने टाइप के होते हैं, तो लिख लेना नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। अच्छा सबको ध्यान है, थ्री टाइप्स के पढ़ते थे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो लिख लें ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सिस्टम में, ऑन द बेसिस ऑफ exchange of, on the basis of exchange of energy and matter, on the basis of exchange of energy and matter with surroundings, exchange of energy and matter with surroundings, systems are of three types, systems are of three types, systems are of three types। अब इसमें पढ़ें क्या लिखा है कि ये किसके बेसिस पर थ्री टाइप के बोले, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर, मतलब बता किसी भी फॉर्म में वो सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करे, हीट की फॉर्म में करे, वर्क की फॉर्म में करे, रेडिएशन सिग्नल किसी की भी फॉर्म में करे, तो हम बोलेंगे वो एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है। और मैटर एक्सचेंज का मतलब है जो सिस्टम है उसमें प्रेजेंट सब्सटेंस का मास बदल जाए, तो हम बोलेंगे वो मैटर एक्सचेंज कर रहा है। अगर मास नहीं बदला तो बोलेंगे मैटर एक्सचेंज नहीं कर रहा विद सराउंडिंग्स। तो अब लिख लें फर्स्ट ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। तो बता अगर मैं बोलूं बोर्ड पर देख ले, बता इस गिलास में रखा हुआ पानी सिस्टम है, तो हम सराउंडिंग्स वापस बोल रहा हूं वही चीज। अब मुझे बता अभी ये क्लोज सिस्टम है या ओपन, बता हम इसको गर्म भी कर सकते हैं या ये गर्म है तो ठंडा भी हो सकता है, मतलब बता हीट की फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है। रीजन क्योंकि ये कंडक्टिंग बाउंड्री है या इंसुलेटेड नहीं है, ये भी बोल सकते हो कंडक्टिंग बाउंड्री है। या दूसरी चीज बता इसमें हम पानी मिला भी सकते हैं या निकाल भी सकते हैं, और पानी मिलाएंगे या निकालेंगे तो बता वाटर का मास बदलेगा ना, मतलब मैटर एक्सचेंज विद सराउंडिंग्स हो सकता है। तो बता ओपन सिस्टम का मतलब क्या, जिसमें मैटर एज वेल एज एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है। और क्यों होता है, रीजन बिकॉज इसकी बाउंड्री को हमने बंद नहीं किया, मतलब सील नहीं है, इसलिए मैटर एक्सचेंज हो सकता है। दूसरा बता ये थर्मली इंसुलेटेड नहीं है, इसलिए बता ये एनर्जी एक्सचेंज भी कर सकती है। तो लिख लें, तो हम तो सराउंडिंग्स है ना, तो मैटर एक्सचेंज हो सकता है ना। लिखो, लिखे which can exchange, which can exchange energy as well as matter with surroundings, which can exchange energy as well as matter with surroundings, energy as well as matter with surroundings, because reason बताओ, ये कोई रीजन थोड़ा ना ओपन है। अभी जो मैंने बोला था रीजन हमेशा बाउंड्री होगी,
because its boundary is neither sealed nor insulated. Because its boundary is neither sealed nor insulated. Boundary is neither sealed nor insulated. तो ये क्लियर सबको। अब इसका एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल लिख ले। वाटर इन एन ओपन वेसल। वाटर इन एन ओपन वेसल। वाटर इन एन ओपन वेसल। और लिख लें क्लासरूम अर्थ। क्लासरूम अर्थ। अच्छा, द अर्थ जो है वो भी ओपन सिस्टम है। कैसे? मतलब अर्थ तो एक प्लेनेट है ना, मतलब हम दूसरे प्लेनेट्स पे सैटेलाइट्स भेजते हैं ना, तो बता सैटेलाइट भेज रहे हैं मतलब मैटर एक्सचेंज विद सराउंडिंग्स हो रहा है ना उसकी। और दूसरा बता सन से हमें रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी मिलती है ना, मतलब बता एनर्जी एक्सचेंज भी होता है, मैटर एक्सचेंज भी होता है। तो बता अर्थ क्या हुई? ओपन सिस्टम। क्लासरूम भी ओपन सिस्टम है। अच्छा बता क्लासरूम के मैटर कौन है? हम ही है या एयर है? तो बता एयर बाहर जाती भी आती है, हम भी बाहर जाते हैं आते हैं, मतलब बता मैटर एक्सचेंज विद सराउंडिंग्स होता है। लेकिन अब ये मत सोच लेना गेट बंद कर दें तो बता गेट गेट बंद कर दोगे तो फिर तो मतलब ही क्या क्लासरूम का। वो तो अभी समझाने के लिए बंद कर रहा हूँ, ये मत बोलना। तो देख लो ध्यान से, तो बता क्लासरूम भी क्या है? मैटर एक्सचेंज विद सराउंडिंग्स होता है। दूसरा, अगर मैं गेट बंद कर दूं तो भी एनर्जी एक्सचेंज विद सराउंडिंग्स होता है। मतलब अगर बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, गर्मी बढ़ गई, तो बता अंदर भी इफेक्ट आता ना उसका, मतलब हीट की फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज होती है ना। मतलब बता एनर्जी एज वेल एज मैटर दोनों एक्सचेंज होता है यहां भी। ठीक है, अब लिख लें सेकंड, क्लोज सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम। तो बता यहां पर अगर मैं बोलूं, अगर गिलास में रखा हुआ पानी, बता अभी क्या है? ओपन सिस्टम। बोर्ड पर लिख लें द क्लास, गिलास में रखा हुआ पानी अभी ओपन सिस्टम, मतलब प्लेट से ढक दूं तो क्या है? तो बता अब पानी पी सकते हैं क्या? ये मत सोचना प्लेट हटा के पी जाए। तो बता प्लेट हटा के पियोगे तो वो ओपन सिस्टम हो जाएगा फिर उस टाइम। तो बता प्लेट से ढक दिया मतलब बाउंड्री सील्ड कर दी ना हमने। अब बता पानी मिलाओगे तो भी निकालोगे, निकाल तो सकते नहीं हो, पानी मिलाओगे तो बता वो बाहर ही रहेगा। मतलब मैटर मास चेंज हुआ क्या? मतलब मैटर एक्सचेंज कर सकता है क्या? लेकिन मतलब अभी भी इसकी जो बाउंड्री है वो कंडक्टिंग तो है ना, तो हीट एक्सचेंज मतलब एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है विद सराउंडिंग्स। तो लिख लें विच कैन एक्सचेंज, विच कैन एक्सचेंज मैटर विद सराउंडिंग्स। मत लिखना, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखो। विच कैन एक्सचेंज एनर्जी विद सराउंडिंग्स। विच कैन एक्सचेंज, वापस सुन ले, विच कैन एक्सचेंज एनर्जी विद सराउंडिंग्स बट नॉट मैटर। बट नॉट मैटर because because its boundary is, because its boundary is sealed, because its boundary is sealed but not insulated. Boundary is sealed but not insulated. अब इसका सबसे सिंपल एग्जांपल लिख लें। एग्जांपल, वाटर इन अ क्लोज्ड वेसल। वाटर इन अ क्लोज्ड वेसल। वाटर इन अ क्लोज्ड वेसल। अच्छा, ग्लोइंग बल्ब या ट्यूबलाइट, ये भी किसका एग्जांपल है? क्लोज सिस्टम। लेकिन इसमें पढ़ो बता ट्यूबलाइट या बल्ब बोला है, जलती हुई ट्यूबलाइट बोला? जलती हुई ग्लोइंग ट्यूबलाइट, ये क्लोज सिस्टम है। क्यों? क्योंकि बताइए ट्यूबलाइट से बता रेडी लाइट की फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज विद सराउंडिंग्स हो रहा है ना, लेकिन बता क्या उसके अंदर जो इनर्ट गैस फिल है क्या वो बाहर आती है के साथ में? नहीं आती, मतलब मैटर एक्सचेंज नहीं होता, ओनली क्या होता है? एनर्जी एक्सचेंज। इसलिए ग्लोइंग बल्ब या ट्यूबलाइट क्या हो गई? क्लोज सिस्टम। लिख लें एग्जाम्पल, या एक और एग्जाम्पल, सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट। मतलब जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है सैटेलाइट, वो क्लोज सिस्टम है। जो सैटेलाइट में रिवॉल्व कर रही है या ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सैटेलाइट, वो क्लोज सिस्टम। क्यों? क्योंकि बता सैटेलाइट जब ऑर्बिट में अपने फिक्स्ड होती है तो बता फिर वो सिग्नल्स की फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज करती है ना, रिसीव सेंड करते हैं ना हम सिग्नल।
तो एनर्जी एक्सचेंज करती है। बट बताओ जो सैटेलाइट होती तुमने सबने पढ़ा है, वो बता फ्यूल की वजह से रोटेट करती है या अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स या एनर्जी की वजह से? मतलब उसमें फ्यूल नहीं होता है। अगर फ्यूल होता तो वो मैटर एक्सचेंज विद सराउंडिंग्स कर लेती, लेकिन उसमें फ्यूल होता ही नहीं है, तो वो तो अर्थ की ग्रेविटेशनल एनर्जी या फोर्स की वजह से रोटेट करती है। मतलब बता वो मैटर एक्सचेंज नहीं करती, ओनली एनर्जी सिग्नल्स की फॉर्म में रिसीव सेंड करती है। तो बता वो क्लोज सिस्टम। थर्ड लिख लें, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। तो बता अगर हम पानी को थर्मस फ्लास्क में रख दें तो बता अब वो ओपन क्लोज या आइसोलेटेड? क्यों? क्योंकि बता थर्मस फ्लास्क में रखोगे तो उसकी बाउंड्री तो थर्मली इंसुलेटेड है ना, तो बता वो एनर्जी एक्सचेंज भी कर सकती है क्या अब? और बता मैटर तो पहले नहीं कर सकती क्योंकि वो तो बंद होता है। तो लिख ले, विच कैन नॉट एक्सचेंज, विच कैन नॉट एक्सचेंज मैटर एंड एनर्जी, which cannot exchange matter and energy with surroundings, which cannot exchange matter and energy with surroundings because its boundary is, because its boundary is sealed as well as insulated, because its boundary is sealed as well as insulated, sealed as well as insulated। अब ये तो हमने बोला या इसके एग्जाम्पल्स, तो बताओ इसका एग्जाम्पल, वाटर इन अ थर्मस फ्लास्क लिख लो। एग्जाम्पल, वाटर इन अ थर्मस फ्लास्क, वाटर इन अ थर्मस फ्लास्क। और इसका जो मैं एक एग्जाम्पल लिखवाऊंगा अभी, वो ध्यान रखना, वो हमारे फिर से सेकंड लॉ में काम आएगा। अच्छा बता, यूनिवर्स में सिस्टम सराउंडिंग्स दोनों आते हैं ना, तो बता यूनिवर्स के बाहर कुछ है क्या? तो बता सिस्टम सराउंडिंग्स दोनों यूनिवर्स मिलकर बनाते हैं, तो बता सराउंडिंग्स कुछ है क्या यूनिवर्स की? नहीं है। तो बता क्या वो किसी के साथ भी मैटर एक्सचेंज एज वेल एज एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है क्या? बता जब बाहर कुछ है ही नहीं तो किसके साथ करेगा? तो बता यूनिवर्स भी एक तरह से क्या हो गया? आइसोलेटेड हो गया ना। तो लिख ले, यूनिवर्स कैन बी कंसिडर्ड एज एन आइसोलेटेड सिस्टम। यूनिवर्स कैन बी, एग्जाम्पल लिख ले, universe can be considered as an isolated system, universe can be considered as an isolated system। तो बताइए क्लियर सबको? लेकिन मुझे एक चीज बता दें, कोई भी सिस्टम एग्जैक्टली जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं, यूनिवर्स तो हम मानते हैं लेकिन उसको छोड़ दें हम कोई, तो बता प्रैक्टिकली कोई भी सिस्टम 100% आइसोलेटेड होता है क्या? थर्मस फ्लास्क को भी हम मानते हैं लेकिन एग्जैक्टली 100% आइसोलेटेड वो भी नहीं होता। सब ऑब्जर्व करते हैं हम, मतलब थर्मस फ्लास्क में अगर हम चाय रखें तो बाद में पीते भी हैं, या अगर पिए भी ना तो बता अगर हमने सुबह चाय भरी, अगर वो 100% आइसोलेटेड होता तो फिर लाइफ लॉन्ग गर्म रहनी चाहिए चाय, लेकिन शाम को ठंडी हो जाती है। जब पिए ना तो भी ठंडी हो जाती है, जब बहुत धीरे धीरे होगी, लेकिन क्यों होती है? क्योंकि वो धीरे धीरे हीट लॉस कर रहा है, तभी तो बताया उसकी हीट बदली ना, वो ठंडी हुई, मतलब क्या हो गया? 100% तो वो भी नहीं है आइसोलेटेड, हम मानते हैं उसको। तो ये चीज क्लियर सबको ये? अब लेकिन ध्यान, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां से अब जो हम बताने वाले, कि जब भी हम सिस्टम की थर्मोडायनेमिक स्टडी करते हैं तो ध्यान रखना, मतलब थर्मोडायनेमिक स्टडी का मतलब इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो सबसे पहले हम उसकी स्टेट डिफाइन करते हैं। और थर्मोडायनेमिकली स्टेट डिफाइन करने का मीनिंग क्या है वो हमें पहले क्लियर होना चाहिए बस। तो लिख लेना नेक्स्ट, स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम। और इसमें लिख लें, द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, द स्टेट ऑफ अ सिस्टम is defined, is defined by its measurable properties, by its measurable properties like
पीवीटी एटसेट्रा, मतलब प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर शॉर्ट में लिख लें, लाइक पीवीटी एटसेट्रा, लाइक पीवीटी एटसेट्रा। अब ये जो लिखा बोर्ड पर लिख लें, इसका मीनिंग, सबसे पहली चीज तो मैं तुमसे बोलूं, सपोज एक चीज ध्यान सुनना, अगर तुम्हें मैं बोलूं इन अ सिस्टम, और ये मेंशन ना करूं, ये आईयूपीसी का असम्पशन बोल रहा हूं कि सिस्टम में सॉलिड है सब्सटेंस, लिक्विड है या गैस है, ये स्पेसिफिकली मेंशन ना करूं तो हम हमेशा मान लेते हैं उसको गैस। इसीलिए तुम्हें ध्यान हो, तुम सबसे ज्यादा पूरे चैप्टर में एक्सपेंशन कंप्रेशन ऑफ गैस ही पढ़ते हो। गैस को ही सबसे ज्यादा क्यों पढ़ते हैं थ्योरी को, कि हमारे सबसे ज्यादा एग्जांपल ही उसी के, थर्मोडायनेमिक स्टडी के। तो सिंपल सी चीज बोलो, तो सपोज अगर मैं बोलूं कोई गैस है इन अ सिस्टम, तो मुझे इसकी स्टेट डिफाइन करनी है गैस की। तो बता, गैस के लिए सबसे ज्यादा इजीली तुम कहीं भी पढ़ते हो किसी भी चैप्टर में, बता तुमने हमेशा सबसे पहले उसकी उसकी प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यू बताई। हमेशा तुम बोलते हो गैस इज एट P1 प्रेशर, या वॉल्यूम V1, या टेम्परेचर T1, और बता प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ऑफ अ गैस मेजर कर सकते हो ना। तो बता, स्टेट ऑफ सिस्टम को किससे डिफाइन करा तुमने, उसकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज से, मतलब P1 V1 T1 बोल दिया इनिशियली। मतलब बता, अभी अगर ये वैल्यूज फिक्स्ड है तो हम बोल देते हैं सिस्टम इज इन अ डेफिनेट स्टेट, या इनिशियल है इसलिए बता इनिशियल स्टेट भी बोल देते हैं। तो गैस की स्टेट का मतलब है उसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर बदलना। लेकिन अब एक चीज सुनना, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में ये चैप्टर अगर हम छोड़ दें, तो बता जब भी हम स्टेट की बात करते हैं तो हम सीधा सोचते हैं फिजिकल स्टेट को। लेकिन बता, यहां फिजिकल स्टेट है क्या? भी हम गैस लिख रहे हैं, लेकिन बता इसी का सब कुछ पढ़ेंगे हम। एक्सपेंशन कंप्रेशन में बता गैस की फिजिकल स्टेट बदलती है क्या? लेकिन ध्यान सुनना, ये नहीं बोल रहा हूं कि बदल नहीं सकती, बदल सकती है। जैसे बता सॉलिड से लिक्विड बने या लिक्विड से वेपर बने, तो वहां भी तुम उनको जब डिफाइन करते हो या क्वेश्चन में यूज करते हो तो उनका वॉल्यूम ही बताते हो कि बढ़ा कम हुआ। मतलब लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है, वेपर बनती है तो उनका वॉल्यूम ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मतलब बता, वहां भी तो तुमने वॉल्यूम मतलब मेजरेबल प्रॉपर्टीज को डिफाइन कराना, कि वॉल्यूम बढ़ा कम हुआ, तो फिर तुम वर्क डन लाते हुए अलग अलग चीजें लाते हैं वहां पर। तो उन सब में भी किसको यूज करते हैं? मेजरेबल प्रॉपर्टीज को। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लें, इफ एनी ऑफ दीज प्रॉपर्टीज चेंजेस, if any of these properties changes, then system is said to be in a, then system is said to be in a different state, is said to be in a different state, is said to be in a different state, is said to be in a different state। अब पढ़ो इसमें क्या लिखा, इफ एनी ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, मतलब प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में से कोई एक प्रॉपर्टी या एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, दो भी हो सकती है तीन भी हो सकती है, बट एटलीस्ट कितनी चेंज होनी चाहिए? वन। तो बता, अगर मैं बोलूं गैस का इनिशियली प्रेशर P1 V1 T1 था, अब मैं बोलूं गैस का प्रेशर चेंज होकर हो गया P2 V2 T2, मतलब तीनों ही बदल गए, तो हम बोलेंगे सिस्टम इज इन डिफरेंट स्टेट, या फाइनली हो गई ना वैल्यू ये, तो हम क्या बोल देते हैं इसको? फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। तो बता, सिस्टम की स्टेट में फिजिकल स्टेट चेंज होना जरूरी है क्या? मतलब उसके मेजरेबल प्रॉपर्टीज प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में से कोई तीनों या कोई एक भी चेंज हो जाए तो हम बोलेंगे सिस्टम इज इन डिफरेंट स्टेट। अब मैं तुमसे बोलूं, इसी के बेसिस पर फिर हम नेम ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस भी रखते हैं। जो तुम पढ़ते हो आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, यही क्यों रखे नेम, और कोई क्यों नहीं रख दिए? क्यों? क्योंकि बता, अगर मैं, लेकिन वहां बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहती है उसके बेसिस पर नेम बोलते हो। तो बता, इनिशियली प्रेशर V1 P1 V1 है, वॉल्यूम P2 V2 हुआ, लेकिन टेम्परेचर T ही रह गया, तो आइसोथर्मल। मतलब बता, इन्हीं मेजरेबल प्रॉपर्टीज का चेंज ही तो देख रहे हो ना तुम, कि कौन सी चेंज हुई, बस वहां बताते हैं कौन सी चेंज नहीं हुई उसके बेसिस पर। लेकिन बता, चेंज इनमें से कोई भी हो सकता है। वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो आइसोकोरिक बोल देते हो, प्रेशर कांस्टेंट रहे तो आइसोबारिक बोल देते हो, लेकिन बता है तो यही चीज ये समझ में आया सबको? ये
अब लेकिन यहां पर एक प्रॉपर्टी हमने और यूज करा, मतलब हमने जब स्टेट को डिफाइन करा तो इन प्रॉपर्टीज को भी डिफाइन किया ना। तो जिन प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन करते हैं उनको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक फंक्शंस या स्टेट वेरिएबल्स। तो लिख लें नेक्स्ट पॉइंट, द प्रॉपर्टीज which define the properties which define state of a system are called state variables or thermodynamic functions, are called state variables or thermodynamic functions, state variables और thermodynamic functions। तो अब इसी में क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुमसे, ये क्वेश्चन एम्स में आया था, बिल्कुल छोटा सा थियोटिकल क्वेश्चन। वो क्वेश्चन था, उसने 4 प्रॉपर्टीज लिखी थी और पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोडायनेमिक फंक्शन। तो पहली चीज तो मुझे बता, थर्मोडायनेमिक फंक्शन, सुनना ध्यान से, कुछ स्टूडेंट रॉन्ग क्या सोचते हैं, अभी नहीं सोचेंगे बाद में, कि थर्मोडायनेमिक, जब पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक फंक्शन का मीनिंग लास्ट में जो ये भूल जाते में लिखवाया जो हमने, वो क्या सोचते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं वो थर्मोडायनेमिक फंक्शन, जो नहीं पढ़ते वो नहीं है। तो ऐसा नहीं है, जो पढ़ते हैं उनमें से भी कुछ थर्मोडायनेमिक फंक्शन नहीं होते। जैसे बता, हमने क्या लिखा, जिन प्रॉपर्टीज से इनिशियल फाइनल स्टेट डिफाइन करते हैं, मतलब जिनकी इनिशियली अलग वैल्यू बता रहे हैं, फाइनली अलग वैल्यू बता रहे हैं, उनको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक फंक्शन। लेकिन जिनकी ओवरऑल प्रोसेस के लिए बताते हैं वैल्यू, मतलब इनिशियल फाइनल नहीं बताते, ओवरऑल इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाने में क्या चेंज हुआ, उनको हम थर्मोडायनेमिक फंक्शन नहीं बोलेंगे। और इनका एक नोट लिख लें, इनका एग्जांपल ये कौन सी होती है थर्मोडायनेमिक फंक्शन जो नहीं बोलते हम, लिख लें, हीट एंड वर्क आर नॉट थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, हीट एंड वर्क आर नॉट थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, हीट एंड वर्क आर नॉट थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, हीट एंड वर्क आर नॉट थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। अब ये क्यों हमने बोला वर्क या हीट क्यों नहीं है? अच्छा मुझे बता, जब भी तुम पढ़ते हो वर्क डन हमेशा इनिशियल स्टेट पर कैलकुलेट करते हो ओनली, या फाइनल स्टेट पर करते हो, या इनिशियल से फाइनल स्टेट का करते हो ओवरऑल? मतलब तुम बोलते हो ना एक्सपेंशन ऑफ गैस, मतलब टेम्परेचर में कांस्टेंट मान लू, तो एक्सपेंशन का मतलब क्या, प्रेशर कम किया, बोलो, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब P1 V1 P2 V2 दोनों देखकर वर्क डन लाते हो ना, लिया, ये लिखते हो कि इनिशियली वर्क डन W1 था, बाद में W2 हो गया, डिफाइन तो नहीं करते इनिशियल फाइनल वैल्यू वर्क डन की, वो तो ओवरऑल प्रोसेस में कैलकुलेट करते हो ना। दूसरा बताओ डेल्टा एच, हीट चेंज, तुम बताओ ओवरऑल बोलते हो ना कि क्यू हीट इज रिलीज्ड या एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेट जाने में, बोलो, या लिखते हो क्या इनिशियली हीट इतनी थी बाद में इतनी हो गई? वो तो ओवरऑल बताते हो कि ओवरऑल हीट रिलीज या एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम कितनी हुई, मतलब डेल्टा एच तभी तो लिखते हो। डेल्टा का मतलब भी क्या, चेंज ओवरऑल। तो बता, हीट एंड वर्क थर्मोडायनेमिक फंक्शंस नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ते नहीं, पढ़ते तो बहुत है, लेकिन इनिशियल फाइनल स्टेट को डिफाइन नहीं करते उससे। तो ये क्लियर सबको? अब इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज, या लिख लें इसी में नेक्स्ट, स्टेट फंक्शंस, स्टेट फंक्शंस। अब एक इसका नेम ही, यहां थर्मोडायनेमिक्स की सबसे अच्छी जो हेडिंग होगी वही उनका मीनिंग बताएगी। स्टेट फंक्शंस मतलब डिपेंडेंट मैथमेटिकल टर्म। तो तुम ही बता दो स्टेट फंक्शंस किन प्रॉपर्टीज को बोलोगे? जो स्टेट डिपेंडेंट होंगी, मतलब बता पाथ पर डिपेंड करे या ना करे। तो लिख लें, विच डिपेंड, स्टेट फंक्शंस में, विच डिपेंड ओनली अपॉन द, which depend only upon the initial and final state of system, which depend only upon the
only upon the initial and final state of the system, not on path or mechanism, path और manner लिख लो, path और manner by which final state of system is achieved. एग्जाम्पल्स लिख लें, फिर मैं इनको समझा रहा हूं अभी. लिख लें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, पीवीटी. इन तीनों का रीजन मैं अभी समझाऊंगा कि ये तीनों स्टेट फंक्शंस क्यों हैं, लेकिन बाकी जो 4 वो हम आगे 1 बाय 1 जब इन्हीं को पढ़ेंगे चैप्टर में डिटेल में. अच्छा, सबको पता कैपिटल ई या कैपिटल यू इंटरनल एनर्जी होती है ना, एच एंथैल्पी को शो करती है, एस एंट्रोपी को, जी गिब्स एनर्जी को, और आगे पूरे चैप्टर में हमने डिटेल में इन्हीं को पढ़ना है. तो मैं इनका मीनिंग समझाऊंगा और तुम्ही से पूछूंगा कि ये क्यों स्टेट फंक्शंस है. तो अभी बस हमें याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन मिल जाएगा पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट फंक्शन, तो हमें बस याद होना चाहिए. बाकी 3 को मैं भी समझाऊंगा, बट उसके पहले लिख लें पाथ फंक्शंस. पाथ फंक्शंस. अच्छा बता, पाथ फंक्शंस का मतलब क्या है? पाथ डिपेंडेंट. तो बता ये पाथ पर डिपेंड करती है या इनिशियल फाइनल स्टेट पर? दोनों पर. लिखो क्यों, वो भी समझा. which depend upon initial and final state of the system, initial and final state of the system, initial and final state of the system, as well as on the path, as well as on the path or manner by which final state of the system, by which final state of the system is achieved. एग्जाम्पल लिख लें जो हमारे सिलेबस में, इनके 2 ही एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में लिख लें. हीट एंड वर्क. हीट एंड वर्क. हीट एंड वर्क. हीट एंड वर्क. अब देख लें इसमें ध्यान से, ये जो हमने सारी चीजें लिखी, स्टेट फंक्शन पहले समझा रहा हूं, फिर सबको भी समझाऊंगा उसका रीजन. सब ये ध्यान सुनना. स्टेट फंक्शंस मतलब जिनका मेजरमेंट, सिंपल लैंग्वेज में बोलो, जिनको जब हम मेजर करते हैं तो किसी भी तरह से हम उनकी इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट तक ले जाएं. मतलब मेजरमेंट पाथ पर या सोर्स या मैनर पर डिपेंड नहीं करता है, ओनली इनिशियल फाइनल वैल्यू पर करता है. चाहे हम किसी भी तरह से उनकी फाइनल स्टेट को ले आए, मतलब बदल दें उनको, स्टेट को किसी भी तरह से बदले, लेकिन मेजरमेंट में ओनली इनिशियल फाइनल वैल्यू देखेंगे. जैसे सिंपल से एग्जांपल बोलूं, सपोज अगर मैं वॉल्यूम, अब मैं समझा रहा हूं तीनों, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर क्यों स्टेट फंक्शंस हैं, तो मैं सिंपल सा रीजन बोल रहा हूं. अच्छा सपोज इस गिलास में पानी है और इसका इनिशियल वॉल्यूम है 200 मिलीलीटर और इसको बढ़ाकर हमें 700 मिलीलीटर करना है. पानी का वॉल्यूम बढ़ाकर 700 मिलीलीटर करना है. तो बताओ मैं क्या करना पड़ेगा, इसमें और पानी मिलाना पड़ेगा. अब पानी मिलाने के सोर्स अलग अलग हो सकते हैं. मतलब रेन वाटर से बढ़ा दें वॉल्यूम, या दूसरा ट्यूबवेल के वाटर से बढ़ा दें, या बताओ टैप वाटर नल के पानी से बढ़ा दें, या कोई सोर्स है किसी के पानी से बढ़ा दें.
तो बता किसी के भी पानी से बड़ा हो, चाहे टैप वाटर से बड़ा हो, चाहे रेन वाटर से बड़ा हो, चाहे ट्यूबवेल के पानी से बड़ा हो, जब तुम इसको फाइनली मेजर करोगे तो ये सोचोगे क्या वॉल्यूम किस तरह से बड़ा आया, रेन वाटर से बड़ा। अगर सोच भी लोगे तो भी बताओ क्या मेजरमेंट बदल जाएगा क्या? फाइनल इनिशियल वैल्यू तो वही रहेगी ना। मतलब पाथ डिपेंडेंट या स्टेट डिपेंडेंट ओनली? मेजरमेंट में ओनली इनिशियल फाइनल वैल्यू ही देखोगे ना। तो ये किस सोर्स के थ्रू हमने बदला उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या दूसरा मतलब इस पानी का टेम्परेचर अगर इनिशियली अभी रूम टेम्परेचर है मतलब 25 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर बढ़ाकर हमें 40 डिग्री सेल्सियस करना है, तो बता हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तभी इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो सबसे सिंपल अब बता, सोर्स फिर अलग अलग हो सकते हैं, एनर्जी किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। मतलब हमने इसको हीट की फॉर्म में दे, गर्म करें गैस स्टोव पर रख के तो हीट की फॉर्म में एनर्जी दी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। या दूसरा इलेक्ट्रिक रॉड डाल के गर्म करें तो बता इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, फिर हीट की फॉर्म में एनर्जी नहीं दी, सोर्स बदल दिया एनर्जी देने का, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी, तो बता इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टेम्परेचर फिर भी बढ़ेगा। या थर्ड बता धूप में रख दे, टाइम बहुत लगेगा, धीरे धीरे गर्म होगा, वहां सनलाइट की रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी। लेकिन बता हर बार सोर्स अलग अलग, एनर्जी की फॉर्म भी अलग अलग है, टेम्परेचर लेकिन हर बार बढ़ेगा ना। लेकिन बता जब तुम मेजरमेंट करोगे टेम्परेचर का तो ये सोचोगे कि धूप में रख के गर्म किया था, और सोच भी लोगे तो क्या मेजरमेंट बदल जाएगा क्या? तो बता पाथ पर डिपेंडेंट या मैनर पर डिपेंडेंट या ओनली स्टेट पर? तो बता स्टेट फंक्शन। या थर्ड प्रेशर क्यों स्टेट फंक्शन है? सपोज अगर हमें सपोज किसी साइकिल के टायर में प्रेशर है इनिशियली 0.1 atm और इसका प्रेशर हमें बढ़ाकर करना है साइकिल के टायर का 1 atm, तो बता 0.1 atm को 1 atm करना है, तो बता प्रेशर बढ़ाना है तो सिंपल चीज मुझे हवा भरनी पड़ेगी टायर में। और बता साइकिल के टायर में हमें हवा भरनी पड़ेगी तो उसके सोर्स अलग अलग हो सकते हैं हवा भरने के। मतलब गैस साइकिल में हवा भरने वाले गैस में सिंपल से मतलब जो पंप होता है उससे हवा भरे, सोर्स अलग। या दूसरा इलेक्ट्रिक कंप्रेसर से भरे। या थर्ड जो कुछ सोर्स है मुंह से हवा भर के करे। इसलिए मैंने बोला फालतू चीज मत सोचना तुम। तो बता यहाँ पर मुंह से हवा भर के, लेकिन बता जब तुम फाइनली प्रेशर मेजर करोगे तो सोचोगे कि मुंह से हवा भरी थी, मेजरमेंट कर लोगे ना, और सोच भी लोगे तो क्या मेजरमेंट बदल जाएगा क्या? मतलब बता पाथ पर डिपेंडेंट ओनली या स्टेट पर डिपेंडेंट? तो बता स्टेट फंक्शन क्यों है, क्लियर सिंपल सा। अब ये दोनों पाथ फंक्शन क्यों है, और इसमें दोनों चीजें लिखी हैं कि पाथ फंक्शंस स्टेट एज वेल एज पाथ दोनों पर डिपेंड करते हैं। क्यों? जैसे मैं सिंपल सा बोलूं हीट एंड वर्क, सपोज अगर हमें इस बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर से 7th फ्लोर पर जाना है, और ग्राउंड फ्लोर मतलब इनिशियल स्टेट हो गई ग्राउंड फ्लोर, और 7th फ्लोर क्या हो गई फाइनल स्टेट। अच्छा था यहां भी मैं कंपैरिजन करने के पहले पाथ का मतलब सबसे पहले इनिशियल फाइनल स्टेट फिक्स कर रहा हूं ना, क्योंकि बता दोनों अलग अलग पाथ में सेम प्रोसेस में तो कंपैरिजन करोगे, और हर बार तुम वही कर रहे हो। यहां भी तुमने इनिशियल फाइनल स्टेट पहले बताई कहां से कहां तक ले जाना, तभी तो कंपैरिजन करेंगे ना। अब लेकिन मुझे बता इस ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर इनिशियल स्टेट, 7th फ्लोर फाइनल स्टेट, ग्राउंड से फाइनल फ्लोर तक 7th फ्लोर तक जाने के नॉर्मली इस बिल्डिंग में दो मेथड है, बाय स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से जाएं, और बाय लिफ्ट जाएं। और मैं इसीलिए बोला नॉर्मली दो मेथड है, वरना अभी कुछ को जो लग रहा रस्सी डाल के चले जाएं या हेलीकॉप्टर से जाएं फिर कूद जाएं, तो बताओ वो अलग अलग सोर्स कुछ भी हो सकता है। लेकिन बता जब तुम यहाँ पर, अब मैंने इसलिए पहले बोला नॉर्मली सोचना, मुझे बता तुम कहां तक सोच सकते हो। इसलिए देखो ध्यान से, यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर से 7th फ्लोर तक गए, अब सुनना ध्यान से, बता ग्राउंड फ्लोर से 7th फ्लोर पर गए तो हम अब बता पाथ बदल गया। ओके लिफ्ट तो सीधे सीधे जाती है, बता ये तो घूमते घूमते जाएगी, लेकिन बता इनिशियल फाइनल स्टेट तो सेम है ना। लेकिन बता बाय स्टेयर्स जाएं और बाय लिफ्ट जाएं तो वर्क डन बाय आर लेग्स दोनों में क्या सेम करना पड़ेगा क्या? बता सीढ़ियों से जाओगे तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, लिफ्ट में तो खाली लिफ्ट के अंदर जाओ बाहर जाओ बाकी लिफ्ट करेगी। तो बता वर्क डन बदल गया ना, पाथ बदलते लेकिन प्रोसेस बदला क्या? सेम इनिशियल टू सेम फाइनल स्टेट, लेकिन पाथ बदलते वर्क डन बदलता है। और बता हीट लॉस बाय स्टेज जाओगे तो बहुत ज्यादा होगा, जबकि बता यहां नेग्लिजिबल होगा, तो हीट भी बता पाथ पर डिपेंडेंट हुई ना।
अब लेकिन कुछ को लगता है, फिजिक्स में पढ़ते हैं कि हमने तो पढ़ा था फिजिक्स में कि डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ दोनों में सेम है, तो फिर वर्क डन अलग क्यों हो गया, वो तो सेम हो जाना चाहिए। तो फिजिक्स से समझा रहा हूं कि वर्क डन डिस्प्लेसमेंट सेम होने के बाद भी अलग अलग हो सकता है। पीवी ग्राफ तो तुम थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ते हो वहां ज्यादा, मतलब ए से बी गए, बी से सी गए, सी से ए आए, मतलब सेम इनिशियल टू सेम फाइनल स्टेट ए ही है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो, कुछ हुआ ही नहीं ओवरऑल तो। लेकिन मतलब पाथ बदल रहा हूं, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ए आए, मतलब फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो ओवरऑल। लेकिन बता क्या दोनों का वर्क डन जीरो है क्या? तुम पढ़ते हो पीवी ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व, बताइए ट्राइंगल का वो स्क्वायर का वर्क डन बदल गया ना। तो डिस्प्लेसमेंट ना हो तो भी तो वर्क डन होता है ना। तो ये क्लियर सबको। और पाथ बदलूंगा तो हीट लॉस भी बदलेगा। तो हीट एंड वर्क डन पाथ फंक्शन क्यों है, क्लियर है। लेकिन मतलब हर बार मैं जितने भी चीज समझा रहा हूं उनके लिए मेरे पास एग्जाम्पल है ओनली, इसलिए मैंने बोलता एग्जाम्पल से हम इजिली समझा सकते हैं। वरना एनसीईआरटी में इनके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होंगे जो लैब वाले होते, वो हम याद नहीं कर सकते ना, वो समझ में आएंगे। तो ये सिंपल सा मीनिंग। अब ये तो हमने बोला स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन कैसे करते हैं। लेकिन जब हम थर्मोडायनेमिक स्टडी करते हैं तो बता थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं ना वहां पर हम। तो लिख लें नेक्स्ट टॉपिक, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। और बता थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो हम दो टाइप की पढ़ते हैं। लिख लें फर्स्ट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, या इसी इसी को दूसरा हम क्या बोल देते हैं, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज। और क्वांटिटेटिव नेम ध्यान होगा तो हमें वैसे इसका मीनिंग बता सकते हैं। ओके बता, एक्सटेंसिव का मीनिंग या क्वांटिटेटिव का मीनिंग क्या है, वो प्रॉपर्टीज जो क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं, मतलब जो सब्सटेंस प्रेजेंट है इन द सिस्टम उसकी क्वांटिटी बदल दें, तो जो प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी वो एक्सटेंसिव। और जो क्वांटिटी बदलने पर भी सेम रहे बिफोर एंड आफ्टर उनको क्या बोल दोगे, इंटेंसिव। तो लिख लें एक्सटेंसिव में which depend upon which depend upon quantity of the substance, which depend upon quantity of the substance present in the system, quantity of the substance present in the system. It means which changes which change which change on division of system, which change on division of system into smaller parts, which change on division of system into smaller parts. एग्जाम्पल लिख लें इनके बोर्ड पर से। मास मोल वॉल्यूम फोर्स एरिया, या सरफेस एरिया भी बोल देते हैं, मास मोल वॉल्यूम फोर्स एरिया। और ये चारों तो मैं फिर से ध्यान रखनी है, इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी एंट्रोपी गिव्स एनर्जी, ये स्टेट डिपेंडेंट भी होती हैं एज वेल एज अमाउंट डिपेंडेंट भी होती हैं। अब ये बाकी पांचों को मैं भी समझाऊंगा, मास मोल वॉल्यूम फोर्स एरिया क्यों एक्सटेंसिव है। उसके बाद लिख लेना सेकंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, सेकंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज लिख लें इंटेंसिव प्रॉपर्टीज which do not depend upon which do not depend upon quantity of the substance
quantity of the substance present in the system, present in the system, present in the system. It means which remains same, which remain same, which remain same on division of system, which remain same on division of system into smaller parts, which remain same on division of system into smaller parts. अब इनके एग्जाम्पल्स लिख लें, फिर मैं इनको समझा दूंगा. लिख लें बोर्ड पर से. प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, pH, EMF of cell, melting point, boiling point, freezing point, molar mass, molar volume, specific heat, refractive index, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी एटसेट्रा. अब एक ये जो इंटेंसिव के एग्जांपल्स हैं ये बहुत सारे हो गए, तो इतने सारे हमने रटने हैं नहीं. सबसे इजी मेथड इनको याद रखने का कि हमें इनका रीजन बताओ कि ये क्यों इंटेंसिव है, तो हम अपने आप खुद ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सी इंटेंसिव है या नहीं. तो सिंपल सी चीज बोला, अब ये जो लिखा हमने एक्सटेंसिव इंटेंसिव के एग्जांपल्स, अब यहां पर ध्यान सुनना जो मैं बोल रहा हूं कि हमने बोला कि जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम को चेंज करने पर चेंज हो जाए वो एक्सटेंसिव, और जो सेम रह जाए वो इंटेंसिव. अब लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम को चेंज कैसे करते हैं. ध्यान रखना कि हमें सबसे सिंपल तो क्या लगता है कि अगर मुझे इस सिस्टम में प्रेजेंट सब्सटेंस का अमाउंट बदलना है तो मैं सबसे सिंपल तो क्या करूं, मतलब इसमें कुछ मिला दूं या हटा दूं. लेकिन ध्यान सुनना, थर्मोडायनेमिकली ना तो हम कुछ मिला सकते हैं इसमें ना हटा सकते हैं, क्योंकि अगर हमने मिला दिया या हटा दिया तो वो नया सिस्टम बन जाएगा, क्योंकि हमें तो पुराने वाले को ही कंपेयर करना है. इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हम बदलते कैसे हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो हम हाइपोथेटिकली बदलते हैं. पढ़ो उनके साथ में लिखा है कैसे बदलते हैं. क्या लिखा है, इट मींस विच चेंजेस ऑन डिवीजन ऑफ सिस्टम इनटू स्मॉलर पार्ट्स. मतलब हम हाइपोथेटिकली उनको डिवाइड करते हैं स्मॉल पार्ट्स में, और बता डिवाइड करूंगा तो अमाउंट तो फिर भी बदलेगा, लेकिन जो प्रॉपर्टीज बिफोर आफ्टर अलग हो गई वो एक्सटेंसिव, और जो बिफोर आफ्टर सेम रही वो इंटेंसिव. तो बोर्ड पर देख लें, जैसा मैं बोलूं सपोज इन अ सिस्टम गैस इज फिल्ड, इसमें इसका मास अभी पूरी गैस जब है तो मास m, मोल n, वॉल्यूम v, फोर्स f. मतलब ये जो n मोल गैस के हैं वो f फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, उनका प्रेशर p, एरिया या सरफेस एरिया a, टेम्परेचर T, कंसंट्रेशन C, डेंसिटी D है. अब मैं बोल रहा हूं इसको हम हाइपोथेटिकली स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, बट बता ओवरऑल तो सेम है ना पहले वाला सिस्टम, वो नहीं बदल सकता ओवरऑल, क्योंकि वो नया सिस्टम बन जाएगा फिर. अब यहां पर है सुन, मैं तुम सिंपल से बताना, मतलब गैस जब पूरी थी तो मास m था, अब हमने डिवाइड कर दिया, हाफ कर दिया, तो बता हाफ कर दी गैस भी तो हाफ हुई ना, और उसका अमाउंट हाफ हुआ, तो बता गैस का मास अब m रहेगा या m/2 हो जाएगा, m/2. और बता मास हाफ हुआ तो बताएं नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, बता ये भी तो हाफ होंगे ना. अच्छा बता क्या मॉलिक्यूलर वेट बदल जाएगा क्या, वो तो फिक्स हो गया, वो नहीं बदल सकता, लेकिन मतलब मास हाफ हुआ तो मोल तो आधा होगा ना.
तो बता गैस के मोल भी अब n रहेंगे या n/2? अच्छा बता गैस का खुद का वॉल्यूम या वेसल का वॉल्यूम? पहले वेसल का वॉल्यूम v था, अब तुमने आधा कर दिया तो v रहेगा या v/2? अच्छा बता पहले n मोल F फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे, तो बता n मोल या n/2 मोल? तो बता फोर्स F या F/2? जब बता n मोल थे तो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगे, आधे कर दूंगा तो कम फोर्स एक्सर्ट करेंगे, फोर्स बोल रहा हूं ओनली। और मतलब पहले सरफेस एरिया या एरिया ए था, लेकिन मतलब अब तो वेसल आधी करने पर वो भी तो आधा होएगा, तो बता a/2। मतलब बता मास, मोल, वॉल्यूम, फोर्स, एरिया, ये स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने पर मतलब क्वांटिटी हाइपोथेटिकली बदलने पर चेंज हो गए ना। तो मास, मोल, वॉल्यूम, फोर्स, एरिया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है ना, लेकिन ये सब नहीं बदलती हैं स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने पर भी। कैसे चेक कर? मतलब प्रेशर फोर्स होता है या फोर्स पर यूनिट एरिया? मतलब F/A होता है ना, बिफोर डिवीजन F/A था, कंसंट्रेशन बिफोर डिवीजन N/V थी, मोलैरिटी में सबसे ज्यादा लेते हो तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तो ये थी डेंसिटी पहले। अब स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा तो भी यही आएगी, क्यों? क्योंकि बता प्रेशर लाऊंगा तो बता फोर्स आधा हो गया ना, अब तो बता एरिया भी तो आधा हो गया साइमल्टेनियसली, तो बता F/A ही रहा ना अभी भी प्रेशर? मतलब स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने पर चेंज हुआ या P ही रहा? अच्छा कंसंट्रेशन मोल बाय वॉल्यूम, मोल और वॉल्यूम दोनों आधे हुए तो कंसंट्रेशन बदली या सेम? बोलो। N/V बाद में भी वही रही। अच्छा डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, लेकिन मास और वॉल्यूम दोनों ही आधे हो गए, तो बताओ डेंसिटी तो फिर से वही आ गई। तो प्रेशर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन ये सब एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? स्मॉल पार्ट्स में मतलब क्वांटिटी बदलने पर भी चेंज नहीं हुआ। टेम्परेचर भी इंटेंसिव है, क्यों? सिंपल सा रीजन। अच्छा बता इस रूम को अगर मैं सिस्टम मान लूं, इस रूम को सिस्टम मानूं, तो बता इसका रूम टेम्परेचर, अभी टेम्परेचर इस रूम का मैं अज्यूम कर रहा हूं 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने पूछा नहीं, बता रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं 100 डिग्री सेल्सियस। तो बता अगर मैं इसको स्मॉल 4 रूम्स में डिवाइड कर दूं, 4 रूम्स में डिवाइड कर दूं, तो बता क्वांटिटी 1/4 कर दी ना हमने, तो बता हर रूम का टेम्परेचर 25 25 25 25 हो जाएगा, कितना रहेगा? 100। मतलब बता स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने पे बदलता है, सेम रहता है? सेम रहता है। इसलिए अब मैं एक चीज बोल रहा हूं, ध्यान रखना वॉल्यूम का, ये एक्सटेंसिव है, लेकिन मतलब प्रेशर, टेम्परेचर इंटेंसिव, जबकि पीवीटी तीनों स्टेट फंक्शंस है, जबकि बता यहां वी जो है वो एक्सटेंसिव, लेकिन प्रेशर, टेम्परेचर इंटेंसिव। ये लिख भी लेना, ध्यान रहेगा कि हमने सारा समझा, लेकिन पहले बाकी देख लो। बता डेंसिटी, कंसंट्रेशन भी इंटेंसिव। अच्छा हमने पढ़ा है। मैं सिंपल सा तुमसे पूछूं, बता अगर इस गिलास में 1 लीटर वाटर है, अच्छा बता वाटर का नेचर तो न्यूट्रल होता है ना, पीएच कितनी होगी अभी 7, अब बता इसको हाफ कर दूं, लीटर हाफ लीटर कर दूं, तो बताओ क्या पीएच 3.5 हो जाएगी क्या? कितनी रहेगी? 7 ही रहेगी, क्यों? क्योंकि हाफ करते मोल आधे तो वॉल्यूम भी आधा, कंसंट्रेशन फिर वही। इसलिए बता तुम वाटर का कितना भी अमाउंट ले लो, हमेशा कंसंट्रेशन 55.5 मोल पर लीटर ही बोलते हो ना। तो पीएच बता और पीएच तो वैसे भी इंटेंसिव हो गई, क्यों? क्योंकि बता पीएच डिपेंड ही किस पर करती है? कंसंट्रेशन पर। हाँ बता कंसंट्रेशन नहीं बदल सकती, तो बता पीएच भी नहीं बदल सकती, पीएच तो डिपेंड ही कंसंट्रेशन पे करती है। अच्छा बता नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही ईएमएफ सेल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है ना, और बता जब कंसंट्रेशन नहीं बदल रही तो ईएमएफ सेल की वैल्यू बदलेगी क्या? लेकिन अब कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि हमने तो बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, अलग अलग कंसंट्रेशन पर ई सेल की वैल्यू अलग होती है, लेकिन बता यहां कैसे बदलूं थर्मोडायनेमिक कंसंट्रेशन? क्योंकि हम ना तो उसमें कुछ मिला सकते हैं ना हटा सकते हैं, तो सेम कंसंट्रेशन के लिए लाऊंगा तो चाहे हाफ कर दोगे तो भी वही आएगी, क्योंकि मोल वॉल्यूम दोनों आधे होंगे, तो कंसंट्रेशन तो हर बार फिक्स। इसलिए अभी यहां ध्यान रखना ई नॉट सेल तो होता ही है इंटेंसिव, ई सेल भी इंटेंसिव है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो कंसंट्रेशन नहीं बदलेगी तो ये भी नहीं बदल सकता। अच्छा बताओ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है?
100 डिग्री सेल्सियस, 100 नहीं 100 केल्विन कर दूंगा ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा मुझे एक चीज बता, अगर मैं 1 लीटर वाटर लूंगा, जो जनरल लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, 1 लीटर वाटर लूंगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होगा ना। अच्छा आधा लीटर लूं तो 100 पर ही। अब ये मत सोचना कि हम जब कम वाटर लेते हैं तो वो जल्दी उबलता है, तो तुमने क्या बोला, जल्दी उबलता है, मतलब टाइम की बात कर रहे हो, तो टाइम तो जल्द कम लगेगा, लेकिन वो तो स्पीड है। तो बता, बॉयल तो लेकिन होता तो फिर भी वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही है, मतलब अमाउंट पर डिपेंड करता है या इंडिपेंडेंट। अच्छा बता, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन एग्जैक्ट। फिर सुन लो ध्यान से, यहाँ बता, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, अमाउंट बदलूंगा तो भी फ्रीज तो 0 डिग्री सेल्सियस पर होना स्टार्ट होगा। अच्छा बता, मेल्टिंग पॉइंट आइस का 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब फिक्स्ड होता है ना, फिर से नहीं बदलता अमाउंट पर। अच्छा मोलर मास मोलर वॉल्यूम में, मोलर वर्ड का मतलब क्या है, 1 मोल का। अच्छा बता, हमने पढ़ा है 1 मोल का मास मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम या एटॉमिक वेट इन ग्राम होते हैं। और बता, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट कभी किसी के अमाउंट बदलने पर बदलते हैं क्या। अच्छा बता, मोलर वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम भी फिक्स आता है, किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम एट एसटीपी 22.4 लीटर बोलते हो ना, तो अमाउंट तुम हाफ कर दोगे तो भी 1 मोल का ही बताऊंगा, तो वो तो सेम आएगा हर बार। या मतलब स्पेसिफिक हीट है, तुम वाटर की 1 कैलोरी पर केल्विन पर ग्राम बोलते हो, या 4.184 जूल पर केल्विन पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम के लिए डिफाइन कराना तुमने उसको, तो बता 1 ग्राम के लाऊंगा तो हर बार सेम आएगी हीट। या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिफरेंट मीडियम्स का डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन होता तो फिक्स्ड है, ग्लास का, वाटर का, एयर का, सबका अलग अलग होता है लेकिन फिक्स्ड होता है। अच्छा बता, विस्कोसिटी तो फ्लो होने की प्रॉपर्टी है, अमाउंट पर डिपेंड करेगी क्या। सरफेस टेंशन बताओ, उसके सरफेस की प्रॉपर्टी है, वो भी फिक्स्ड होती है, वो तो बॉन्ड पर डिपेंड करती है उसके, तो वो भी फिक्स। तो बताइए सब क्या हुई, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। या एक सिंपल सी चीज बोल रहा हूं, जो मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा, बस सुन ले जो सामने लिखा उसी से, किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के प्रीफिक्स में, नेम में हम मोलर या स्पेसिफिक वर्ड लगा दे तो वो इंटेंसिव हो जाती है। मतलब मास एक्सटेंसिव है लेकिन मोलर वर्ड यूज कर दी, इंटेंसिव। वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, मोलर वर्ड मतलब पर मोल डिफाइन कर दिया हमने, तो ये सब इंटेंसिव हो जाती हैं। या बता, यहां पर दिख रहा है दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो इंटेंसिव होता है, ये सब मैं लिखवा दूंगा, बस यहीं से बता रहा हूं। या बता, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स को पर यूनिट अमाउंट के लिए डिफाइन किया तो भी इंटेंसिव हो जाती है। ठीक है, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।